नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार। कल जो पढ़ाए थे उससे हम कुछ आगे लेकर PYQ चलते हैं और ये आशा करते हैं कि जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें करीब करीब क्वेश्चन आएगा। 100% तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, मैं भी नहीं लूँगा। देखते हैं कितना क्वेश्चन आ रहा है कितना नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें कि क्या चीज़ पश्चिमी। देखिए, कल एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था कि आप लोगों के लिए, तो वो चीज़ मतलब शायद अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ, तो हो जाएगा। तो जैसे देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन आंसर दे रहा है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। पश्चिमी घाटों में उत्तर से दक्षिण की ओर दरों को सही क्रम में अनुक्रमित कीजिए। क्या बोल रहा है कि ये है पश्चिमी घाट का दर्रा। ये मेरा इंडिया का छोटा सा मैप है। ये इंडिया का छोटा सा मैप है, जो कि ये हमारा पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट में दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर ये दायरे को सजाना है। तो इसमें क्या है आंसर कि थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, 3 गो दायरा दिया है। तीनों को हम लोग सजाना है कि कैसे है। दक्षिण से क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी हम लोग को ये दायरे को ऐसे सजाना है। दूसरा बी ऑप्शन क्या है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। बी ऑप्शन क्या है कि थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। और तीसरी ऑप्शन क्या है, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट। तो हमारा थाल घाट हो जाएगा। इसमें थाल घाट कहाँ पड़ जाता है, नासिक में। भोर घाट पूना में पड़ जाता है। और पाल घाट कहाँ पड़ जाता है आप लोगों को, तो ये पाल घाट पड़ जाता है हम लोगों को कहाँ पे, तो ये केरल और तमिलनाडु के आसपास पड़ता है पाल घाट। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कहाँ पे कौन सा पड़ रहा है। थाल घाट कहाँ पड़ेगा आप लोगों को, तो मुंबई के नासिक में पड़ेगा। और भोर घाट कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ जाता है मुंबई से पुणे को ये जोड़ता है भोर घाट। और भारत विश्व में सबसे और एक ये बताइएगा कि विश्व में, मतलब विश्व में या भारत में, मतलब कि सबसे ऊंची दरा कौन सी है। एक क्वेश्चन ये रहेगा आप लोगों के लिए कि विश्व में सबसे ऊंची दरा कौन सी है। तो ये आप लोगों को केरल और तमिलनाडु के बीच में पड़ जाएगा ये पाल घाट। और भोर घाट कहाँ पड़ जाएगा, भोर घाट पड़ जाएगा पुन्ना और मुंबई को जोड़ता है ये। और थाल घाट कहाँ पड़ जाएगा, ये मुंबई में पड़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। यहाँ मुंबई आप लोगों को पड़ जाएगा और यहीं से ये जोड़ता है पुणे को, यहाँ पे पुणे को जोड़ेगा और यहाँ पे ये पड़ जाएगा पाल घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। और देखिए, और एक ये बताइए हम लोग आप लोग कि भारत या विश्व में, भारत और या विश्व में सबसे ऊंची दारा कौन सी है। तो उमलिंगा दारा एक है, उमलिंगा दारा है जो कि भारत या विश्व में मतलब कि सबसे ऊंची है। ये कहाँ पड़ता है, तो गिलगिट और बलूचिस्तान में पड़ता है। ये यहाँ पे गिलगिट और बलूचिस्तान पड़ता है, जो पीओके में पड़ता है वहाँ पे ये दारा पड़ेगा, उमलिंगा दारा। कितना कितना मीटर ऊंचा है, इसको लिख देते हैं हम। उमलिंगा ये पड़ जाता है गिलगिट में। इसकी ऊंचाई कितनी है, कितने हाइट पे ये है, तो ये आप लोगों को पड़ जाएगा 5700 करीब करीब है आप लोगों को हाइट पे पड़ जाएगा। 5800 मीटर ये हाइट पे ये पड़ जाएगा। ये गिलगिट गिलगिट में पड़ता है। और पीओके का ये है, पीओके में जो गिलगिट पड़ता है इसमें 5800 मीटर ऊंचाई पे ये उमलिंगा दारा पड़ता है।
उमलिंगा धारा पड़ता है। मैप के अनुसार भी देख सकते हैं आप लोग, एक मैप खोलते हैं। मैप में ये नहीं होगा, इसमें नहीं, इसमें होगा। उमलिंगा धारा होगा तो मैं दिखा रहा हूँ कहीं पे, इसमें तो नहीं है, जैसे कि इसमें तो नहीं दिया है। यहाँ पे पड़ जाता है उमलिंगा धारा। यहीं पे पड़ जाता है उमलिंगा धारा। तो आप लोगों को ये उमलिंगा धारा का लोकेशन गिलगिट में यहाँ पे पड़ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। भारत के किस भाग में दंडकारण्य पड़ता है? भारत के किस राज्य में, किस क्षेत्र में, किस भाग में, भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश पड़ता है? ये कहाँ पड़ जाता है आप लोगों को? तो ये दक्षिण पूर्वी भाग में पड़ जाता है। दक्षिण पूर्वी भाग में दंडकारण्य पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में पड़ जाता है। ये कहाँ किस क्षेत्र में है? तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तीनों के क्षेत्र में पड़ जाता है। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये मैप है आप लोगों को, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा आप लोगों को, और ये उड़ीसा हो जाएगा, ये उड़ीसा हो जाएगा, और ये आंध्र प्रदेश। तो यहीं पे ये दंडकारण्य पड़ता है। दंडकारण्य इसी क्षेत्र में पड़ जाता है, दंडकारण्य। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पड़ रहा है। नीचे दोनों कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और ए, दूसरे को तर्क आर कहा गया है। ठीक है, इसको मतलब कि हम लोग को देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो सिंधु गंगा का मैदान विश्व में, सिंधु गंगा का मैदान विश्व के अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, ये कथन सिंधु गंगा का मैदान विश्व में अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, ये कथन मतलब सही है। सिंधु गंगा के मैदानी भाग के आसपास उर्वरक जमीन और पर्याप्त जल पाए जाते हैं, ये भी सही है। जहाँ भी नदी होगी, जहाँ भी नदी होगी वहाँ तो जल का क्षेत्र होगा ही, और जल का क्षेत्र होगा तो वहाँ के आसपास का एरिया क्या होगा? कृषि होगा ही आसपास के एरिया में। कृषि तो उपजाऊ होगी जमीन, बाढ़ आएगा तो जलोढ़ मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी तो वहाँ उपजाऊ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आए तो ये दोनों कथन सही है, और दोनों एक का एक कथन है और कथन तर्क, एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है, और दोनों एक दूसरे को सहमति व्याख्या करता है। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है। ए सही, ए की आर ए की सही व्याख्या है। ये इसका ए नंबर ए आंसर होगा, ये इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उस नदी को पहचानिए जिसकी विशेषता निम्नलिखित है। चलिए ठीक है, इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ से हुआ है। अमरकंटक से नर्मदा नदी का भी पहाड़ हुआ है और सोन नदी का भी हुआ है। चलिए यहाँ यह गंगा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। चलिए ठीक, ग्रीष्म में इसे जलाभाव रहता है। ठीक है, ग्रीष्म में मतलब गर्मी के काल में इसमें थोड़ा सा जल का कमी रहता है। तो ये कौन सी नदी होगी? नर्मदा तो होगी नहीं। देखिए सबसे पहले तो अमरकंटक में दो ही नदी निकलती है, नर्मदा और सोन। तो ये नदी रामगंगा और कोसी नदी, ये दोनों को काट दीजिए। चलिए ठीक, और देखिए अमरकंटक के पठार से कौन सी एक नदी बची? तो ये सोन नदी बची। इसलिए कि ये तो गंगा की सहायक नदी है ही नहीं, गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक, चलिए और कुछ देख लेते हैं इसमें कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? आप लोग इसका कुछ बताइए कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से है और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो सोन नदी के बारे में हम लोग कुछ लिखते हैं।
सोन नदी, उद्गम कहाँ है? उद्गम कहाँ है इसका? तो अमरकंटक है। और ये गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो ये गंगा नदी में बिहार में प्रवेश करती है। चौसा कहाँ प्रवेश करेगी? तो ये बिहार में जब प्रवेश करेगी यूपी से, तो उसके बाद आप लोग ये आ जाएगी आप लोगों को कहाँ? तो ये रोहतास होगा, रोहतास के बाद यूपी के बाद रोहतास, रोहतास के बाद आएगी भोजपुर में, और भोजपुर के बाद ये पटना जिला में प्रवेश करेगी। और पटना में कहाँ है? तो पटना में देख दानापुर जगह है या गीधा जगह है। गीधा के पास क्वेश्चन में आता है ज़्यादा, अधिकांश दानापुर, गीधा नहीं आता है। कभी कभी गीधा दे देगा, लेकिन अधिकांश दानापुर देगा और नहीं तो पटना देगा। तो ये गंगा की सहायक नदी है। और गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये दानापुर में गंगा नदी में समाहित होती है। चलिए ठीक। और नर्मदा नदी के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं कि नर्मदा नदी की उद्गम कहाँ है। तो नर्मदा नदी की उद्गम भी कहाँ है? तो ये अमरकंटक कहाँ पड़ रहा है? तो एमपी में पड़ता है, एमपी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राज्य में पड़ता है, स्टेट में पड़ता है। और सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो सोन नदी की लंबाई हो जाएगी 700, करीब इसकी 785 किलोमीटर या 90 किलोमीटर के आसपास इसका लंबाई पड़ जाता है। ये सोन नदी कितनी है? तो 85 या 90, हाँ 785 किलोमीटर मान लीजिए कि इसकी ये लंबाई है। चलिए नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ निकलती है। तो ये भी अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, इसका भी उद्गम स्थल यही है, अमरकंटक ही है। ठीक है। और ये इसकी लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1300 मान लीजिए, करीब 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है, करीब 1300 किलोमीटर की लंबाई है। और ये कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ पे गिरती है? तो ये आप लोग गुजरात के सूरत के पास है, सूरत के पास ताप्ती नदी और ये नर्मदा नदी दोनों समांतर चलती है करीब, और दोनों सूरत के पास खंभात की खाड़ी में ये गिरती है, अरब सागर में खंभात की खाड़ी में ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। और देखिए और कुछ देख लेते हैं इस पे, नर्मदा नदी पे, कि नर्मदा नदी पे क्या क्या है। तो धुआंधार जलप्रपात है कि यहाँ इस पे नर्मदा नदी पे कौन से जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। और रामगंगा नदी है एक, ये रामगंगा नदी है। ये कहाँ से निकलती है रामगंगा? तो इसका कमाऊ हिमालय के पास है, कमाऊ हिमालय गढ़वाल जिला से, मतलब गढ़वाल के पास है। कमाऊ हिमालय में गढ़वाल हिमालय से, बोलिए इसे, कमाऊ के गढ़वाल हिमालय से इसकी उद्गम होता है। और ये गंगा की सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। बट ये कहाँ है? तो ये अमरकंटक से तो नहीं निकल रही है ना, कमाऊ हिमालय से निकल रही है, गढ़वाल हिमालय से निकल रही है। तो ये यहाँ से इसका आंसर, मतलब कि इसके अनुसार ये तो गलत हो जाएगा। ये अमरकंटक बोल रहा है ना, कि अमरकंटक से मतलब कि कोई कौन सी नदी है जो दोनों निकल रही है। ठीक। तो और ये कानपुर के पास रामगंगा कहाँ मिलती है? तो कानपुर के पास गंगा से ये मिल जाती है। कानपुर के पास कहाँ मिलती है? ये गंगा से कानपुर के पास मिलती है। ये कानपुर के पास रामगंगा मिलती है। कोसी नदी कहाँ है? तो कोसी नदी के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि कोसी नदी
कहाँ है अच्छा, इस नदी के तट पर रामगंगा जो ये निकलती है, ये उत्तराखंड से भी निकलती है तो कहाँ से, तो कमाऊं हिमालय से निकलती है, लेकिन ये कहाँ है, उत्तराखंड में है कमाऊं हिमालय। और इसी नदी के तट पे कौन सा है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, तो जिम कॉर्बेट इसका राष्ट्रीय उद्यान है। उसका रामगंगा भी राष्ट्रीय उद्यान नाम बदल कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है, तो रामगंगा भी उसका राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर। कोसी नदी की लंबाई कितनी है, तो कोसी नदी की लंबाई कितनी है, तो 729 किलोमीटर इसकी लंबाई है कोसी नदी की। और ये इसका उद्गम कहाँ होता है, तो तिब्बत के पहाड़ से होता है। तिब्बत और नेपाल के पहाड़ी से होता है कोसी नदी का उद्गम। कोसी नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो तिब्बत और नेपाल के पहाड़ से होता है। और ये कहाँ पे, सुपौल के पास है, बिहार में एंट्री करती है। और जैसे एंट्री करती है, सुपौल के पास एंट्री करेगी बिहार में, और आप लोग को सुपौल के बाद सहरसा होते हुए ये आप कटिहार जिला में कुर्सेला जगह है, वहाँ पे ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। लेकिन जब बिहार में एंट्री करती है तो इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसलिए कि नेपाल से ही जब पानी लेकर चलती है तो वहाँ पे इतना पानी लेकर चलती है बारिश के मौसम में कि जितने तिब्बत के पहाड़ से, कि करीब करीब आधा बिहार, मतलब जिस क्षेत्र में बिहार के जिस क्षेत्र से गुजरती है उस क्षेत्र को तहस नहस कर देती है। इतना पानी इसका, मतलब कि बाढ़ तेजी से आता है, इसमें इतना तेजी से पानी आता है कि दोनों तरफ इतना कटाव होता है कि कटाव के कारण बहुत सारा वहाँ की जनजाति भी, जो जाति वहाँ पे रहती है, जो पब्लिक रहता है, जनता रहती है वहाँ, उन जनता को भी परेशानी होती है, जो जीव रहते हैं उसको भी परेशानी होती है, डूबने की और वहाँ से हटने की परेशानी हो जाती है, खाना पीना सब चीज़ मतलब वहाँ तहस नहस हो जाता है। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, कोसी नदी को तो बिहार का शोक बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि आप लोगों को भूगर्भिक दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानों, अच्छा हाँ, चट्टानें कहाँ है, भूगर्भिक दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ है, तो ये देखिए कर्नाटक के धरवाड़ क्षेत्र, राजस्थान के अरावली क्षेत्र, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र, पंजाब के शिवालिक, ये सबसे नया है, ये नहीं है। विंध्य भी मिड में आया है, अरावली तो एक पर्वत है, लेकिन ये पुरानी चट्टान बोल रहा है, तो ये पुरानी चट्टान कहाँ है, तो धरवाड़, कर्नाटक के धरवाड़ क्षेत्र में है। कर्नाटक के धरवाड़ क्षेत्र को सबसे पुरानी चट्टान, मतलब कि भूगर्भिक दृष्टि से बोल रहा है, ये न कि ये मतलब कि पुरानी पहाड़ बोल रहा है, सबसे पुराना भारत की पुरानी पहाड़ बोल रहा है, पुरानी पहाड़ी और पर्वत नहीं बोल रहा है, ये भूगर्भिक चट्टान बोल रहा है कि भूगर्भिक चट्टान जो भूमि के अंदर है वो चट्टान कहाँ पे है, भूगर्भिक दृष्टि से बोल रहा है। तो ये कर्नाटक के धरवाड़ जो क्षेत्र है वहीं पे ये सब चट्टान पाया जाता है, धरवाड़ चट्टान है जो भारत की सबसे पुरानी चट्टान है। ये कब हुआ है, तो ये आर्कियन युग का ये चट्टान है। ये कब का है, तो ये आर्कियन युग का, ये आर्कियन युग का ये चट्टान है, ठीक है। और इस चट्टान का मतलब कि सर्वप्रथम ये धरवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। सबसे पहले धरवाड़ क्रम की चट्टान का ही इतिहास में आर्कियन युग क्रम में सबसे पहले मतलब कि चट्टान, ये धरवाड़ क्षेत्र क्या बोलते हैं, धरवाड़ क्रम की चट्टान को ही मतलब कि निर्माण हुआ था। सर्वाधिक विस्तार कर्नाटक में, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो कर्नाटक में है। चलिए ठीक है। अरावली कहाँ है, अरावली रेंज कहाँ है, तो ये अरावली रेंज कहाँ है, तो यह राजस्थान से लेकर, गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैला हुआ है। इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर है। कितना ऊंचाई है, तो 1722 मीटर है, ये कल हम आपको बताए थे इसके बारे में। ये सबसे पुराना पर्वतमाला है, ये मतलब भारत की है,
विश्व की नहीं है, भारत की सबसे, ये कौन सी है तो अवशिष्ट पर्वतमाला है, पुरानी भारत की और सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत है ये। मतलब कि ये क्या है कि जैसे कि पहाड़ जिस समय पहाड़ का निर्माण हुआ ज्वालामुखी से, चाहे जैसे भी, तो उसमें कुछ कटा फटा टूटा अपक्षय हुआ, तो अपक्षय के कारण जो भी पहाड़ बचा है तो उसको अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत है। तो ये अवशिष्ट पर्वत है। और विंध्य पर्वत कहाँ है तो विंध्य पर्वत एमपी में है। विंध्य पर्वत कहाँ है तो एमपी के क्षेत्र में पड़ता है विंध्य पर्वत। और यह हीरा के लिए मतलब एमपी में, ये मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत बोल रहा है, न कि और कहीं का। इसलिए कि विंध्य पर्वत कहाँ पड़ा है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी कुछ है, और एमपी में भी है, और बिहार तक फैला हुआ है। लेकिन ये मध्य प्रदेश का विंध्य पर्वत, ये मध्य प्रदेश का जो विंध्य पर्वत है ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक। और पंजाब का शिवालिक क्षेत्र, ये सबसे नया और ये क्या बोलते हैं इसको, शिवालिक, ये सबसे नया पर्वत है ये शिवालिक क्षेत्र है। इसको बाह्य पर्वत भी बोलते हैं। इसका निर्माण टर्शरी युग में हुआ है। पंजाब के शिवालिक क्षेत्र, इसका निर्माण कब हुआ था, टर्शरी युग में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोमडीला दारा, बोमडीला दारा कहाँ पे है, निम्नलिखित राज्यों में किस में है तो अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला दारा। बोमडीला दारा कहाँ पे है तो अरुणाचल प्रदेश में है। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला में, तवांग जिला या और तिब्बत का क्षेत्र से, तिब्बत के क्षेत्र को जोड़ता है करीब करीब। तिब्बत का क्षेत्र जो चीन में पड़ता है, और अरुणाचल प्रदेश और तवांग जिला, अरुणाचल प्रदेश जो तवांग जिला है उसको और तिब्बत क्षेत्र को, मतलब चीन के तिब्बत, क्या न, तवांग जिला के तिब्बत है, तवांग जिला को तिब्बत से जोड़ता है। ये आप लोगों को बता रहे हैं तवांग जिला, हाँ तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला, ठीक है। और तिब्बत क्षेत्र, चीन का तिब्बत क्षेत्र, चीन मतलब ये तिब्बत जो है तिब्बत क्षेत्र को जोड़ता है। और तिब्बत की राजधानी क्या है तो लहासा है। तिब्बत की राजधानी कहाँ है तो लहासा है। तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है, तवांग जिला और तिब्बत चीन कर दीजिए, तिब्बत के लहासा ये राजधानी है, तिब्बत की, को जोड़ता है, ये जोड़ता है, तो ये जोड़ता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो बोमडीला दारा है, आप लोगों को मैप के अनुसार दिखाएंगे। तो ये जो लहासा, एक देखिए हमारे यहाँ जो लहासा मार्केट लगता है ना ठंडी के समय में, गर्म कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, गर्म कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जहाँ भी जाइएगा, पटना में जाइएगा या दिल्ली में भी आइएगा या लखनऊ में जाइए या बनारस में जाइए, हर जगह करीब करीब लहासा मार्केट लगता है। हर क्षेत्र में, हर मतलब कि हर राज्य के करीब करीब, हर राज्य के क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट में भी वहाँ लहासा मार्केट लगता है। तो छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट में भी लगने लगा लहासा मार्केट है। तो इसका कपड़ा गरम कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहीं से गरम कपड़ा लहासा मार्केट के नाम से जाना जाता है। लहासा मार्केट जो होता है गरम कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें एक कुछ देख लेते हैं कि कुछ दर्रे देख लेते हैं पूर्वोत्तर भारत की हम लोग। देखिए बोमडीला दारा है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये रहा आप लोगों को बोमडीला दारा। और देखिए यांगपा दारा, यांगपा पास यहाँ पे है, जो कि ये रहा, ये भी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। दिहांग पास, ये भी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को चीन को जोड़ता है। और दीफर पास, ये भी है अरुणाचल प्रदेश, और ये जोड़ेगा आप लोगों को, ये जोड़ेगा अरुणाचल प्रदेश
और म्यांमार को जोड़ेगा। और कमजवांग पास ये भी है, दर्रा है, कमजवांग दारा, ये भी अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश और ये म्यांमार को जोड़ता है। और देखिए चिकन पास म्यांमार को जोड़ता है। ये लखपानी पास, ये कोई थी नहीं है, लखपानी पास ये भी म्यांमार को जोड़ता है, म्यांमार यहाँ तक है, देखिए ऐसे। और हंगपा पास, हंगान पास है, ये भी जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश और ये म्यांमार को। तो देखिए बोमडिला दारा, यांगसा पास और दिहांग पास, ये 3 गो है जो कि चीन को और अरुणाचल प्रदेश को, भारत को जोड़ता है। और उसके बाद दिफर दारा जो है, दिफर दारा ये जोड़ता है म्यांमार को और अरुणाचल प्रदेश को। और ये उतना कोई खास नहीं है, इसकी कहानी कोई खास नहीं है, इसके चलते इसको हम लोग छोड़ते हैं। बाबू बुदन पहाड़ियाँ निम्नलिखित में किस राज्यों में स्थित है? बाबू बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बाबू बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है ये बाबू बुदन की पहाड़ी। ये किस लिए प्रसिद्ध है? बाबू बुदन की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबू बुदन की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ लोहा के लिए, लौह खनिज बहुत ज़्यादा पाया जाता है बाबू बुदन की पहाड़ी में। और ये और देखिए और कुछ उत्पादक होता है जो कि केंद्रमुख भी है, जो कि लौह अयस्क के लिए उत्पादक है। बरेली भी है, जो कर्नाटक के क्षेत्र में बता रहा हूँ। केंद्रमुख भी है, बलेरी भी है, बेलारी भी है, और चित्रकूट भी है। ये सब पड़ता है कर्नाटक में ही पड़ता है, कर्नाटक में ही पड़ता है। कौन कौन पड़ता है? तो केंद्रमुख भी पड़ता है, केंद्र मुख पड़ता है आप लोगों को। और कौन सा पड़ता है? केंद्रमुख पड़ता है कर्नाटक में। और पड़ता है बेलारी पड़ता है, और चित्रदुर्ग पड़ता है। बेलारी और चित्र, ये जो भी है लॉयस के लिए, केंद्रमुख भी पड़ता है, लॉय प्रसिद्ध है, बेलारी भी प्रसिद्ध है, और चित्रदुर्ग भी प्रसिद्ध है, और बाबू बुदन की पहाड़ी भी प्रसिद्ध है। ये चारों पांचों जो है, चारों है जो लॉ अयस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय श्रेणियों का निम्नांकित में कौन सा क्रम सही है? देखिए 4 गो है ना, हाँ ठीक है। निम्न कौन सी सही है इसका आंसर? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बोल रहा है हम लोगों को, तो ऐसे जाना पड़ेगा हम लोगों को पहले नंबर, तो नीचे से ऊपर। तो हिमालय श्रेणी है, शिवालिक है, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ये काट दिया यार, शिवालिक और विशाल हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय, विशाल हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और विशाल हिमालय। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय हो जाएगा, फिर उसके बाद लघु हिमालय हो जाएगा, उसके बाद विशाल हिमालय। ये इसका आंसर डी होगा। आप लोगों को ये मैप के अनुसार दिखाएंगे कि इसमें क्या है। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, इसको बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। इसको बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, इसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं इंग्लिश में। हिमालय भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कुछ मैप के अनुसार, मैप में होगा तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है हम लोग को, दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये शिवालिक रेंज है,
यहाँ पे ये आपका शिवालिक रेंज है, इसको लघु हिमालय, लेजर हिमालय भी बोलते हैं, और ये ग्रेट हिमालय है। देखिए शिवालिक हिमालय कहाँ से कहाँ तक पड़ता है, तो देख लीजिए ये पड़ जाता है जम्मू कश्मीर से लेके आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश तक, ये सबसे लंबा फैला हुआ है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की लंबाई बहुत ज़्यादा है। शिवालिक हिमालय की लंबाई सबसे बड़ी, मतलब कि सबसे लंबाई में अच्छा है इसका, मतलब कि सबसे ज़्यादा है। तो हम लोगों को दक्षिण से उत्तर की ओर बोल रहा था, तो ये देखिए शिवालिक हिमालय सबसे नीचे है, फिर लेजर हिमालय मतलब लघु हिमालय, उसके बाद ग्रेट हिमालय। तो ऐसे जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारा डी आंसर ये हो जाएगा। बाह्य हिमालय की सबसे, मतलब कि बाहरी, इसको बाहरी या नवीन, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, या सबसे नवीन हिमालय भी बोलते हैं। ये सबसे लास्ट में इसका निर्माण, हिमालय की जितनी जो भी निर्माण हुआ है, सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय का ही निर्माण हुआ है, तो इसे नवीन हिमालय भी बोलते हैं। लघु हिमालय जो है, यह हिमालय की मध्यवर्ती पर्वत है, ये मतलब कि बीच में है, तो इसको बीच में बोलेंगे लघु हिमालय को। तो मध्य में है, तो इसको मध्यवर्ती पर्वत भी बोलते हैं। और विशाल हिमालय है, जो ये इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, और ये भीतरी हिमालय भी बोलते हैं, या ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं। इसलिए कि दोनों तरफ से ये ग्रेटर हिमालय जो है, ये दोनों तरफ से, ये बीच में मतलब कि अंदर तरफ है ज़्यादा, मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, भीतरी हिमालय की, मतलब कि ये ज़्यादातर चल जा रहा है। अंदर तरफ है ये ग्रेटर हिमालय, तो इसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, और या हिमाद्री भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि निम्नलिखित सूची पर्वत, हाँ पर्वत श्रेणी का नाम है, जो कि सूची, अच्छा सूची एक को, सूची टू मतलब किस राज्य में स्थित है। सूची वन में है पर्वत श्रेणी का नाम, को सूची टू स्थित राज्य है, मतलब कोई सुमेलित कर इनके नीचे दिए गए कूट को सही, अच्छा सहायता से सही उत्तर चुनिए। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक। पर्वत या श्रेणी का नाम है यहाँ पे, पर्वतीय श्रेणी का नाम है और स्थित राज्य है। तो देखिए हिमालय कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है हिमालय। विंध्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अरावली कहाँ है, तो अरावली आपका महाराष्ट्र में, अरावली तो राजस्थान में पड़ जाएगा। और सहाद्री कहाँ पड़ जाएगा, तो महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। तो आपको दो तीन एक, न तीन चार एक दो, तीन चार एक दो, तीन चार एक दो, ठीक है ये 3 4 1 2 सी नंबर इसका आंसर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथुला दरा अवस्थित है, नाथुला कहाँ पे स्थित है, ये बताइए। ये तो सिक्किम में स्थित है। नाथुला दरा कहाँ पे स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है आप लोगों को। तो नथुला दरा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में है। ये किसको किसको जोड़ता है, तो भारत के सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत जो है, और चुंबी घाटी को जोड़ता है। दक्षिणी तिब्बत और चुंबी घाटी को नाथुला दरा जोड़ता है। दक्षिणी तिब्बत, और ये जो भी होगा तिब्बत का जो क्षेत्र होगा आप लोगों को, देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं, यही तो है नथुला दरा, यही तो है, ये रहा ना, ये रहा आप लोगों को नथुला दरा। तो ये रहा यहाँ पे, ये रहा नथुला दरा, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, या उस साइड कर दें क्या। आ जा,
नहीं, छोड़ दीजिए, यहीं पे सही है, कोई नहीं। ये रहा आप लोगों को नथुला दारा। चुंबी घाटी तिब्बत, दक्षिणी तिब्बत जो है ये कहाँ पड़ जाएगा, तो ये सब तिब्बत का ही क्षेत्र है ना, ये पूरा तिब्बत, ये तिब्बत का ही तो क्षेत्र है। तो दक्षिण तिब्बत ये पड़ जाएगा ना, ये इधर तो उत्तरी तिब्बत पड़ जाएगा, ये दक्षिणी तिब्बत पड़ जाएगा। तो दक्षिणी तिब्बत को ही तो जोड़ेगा ये। और ये देखिए नथुला दारा का एक कहानी है, नथुला दारा की कहानी का हम कुछ सुनाते हैं। ये 1962 से जब चीन से युद्ध हुआ था ना, तो ये इसको बंद कर दिया गया था। नथुला पास को जब चीन से युद्ध हुआ था तो ये लोग हम लोग बंद कर दिए थे नथुला दारा को 1962 में। फिर ये व्यापार के लिए चीन से 2006 में इसको व्यापार के लिए खोल दिया गया था। 2006 में इसको खोल दिया गया है व्यापार के लिए, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नर्मदा ताप्ती द्रोणी निम्नलिखित राज्यों में किससे होकर गुजरती है। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती का किस किस कहाँ कहाँ से जोड़ निकल मतलब गुजरती है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। ये तो आप लोगों के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ तो होगा ही नहीं, मध्य प्रदेश गुजरात होगा नहीं, द्रोणी बोल रहा है ना, यहाँ तो गिर जाती है, तो यहाँ पे तो होगा ही नहीं। मध्य प्रदेश से तो निकलबे करती है, तो कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश और राजस्थान होगा ही नहीं, तो इसका आंसर कहाँ होगा, महाराष्ट्र होगा। कौन सा होगा इसका आंसर, तो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होगा। अच्छा, इसमें और कुछ है क्या। अच्छा, जम्मू कश्मीर का कुछ पढ़ सकते हैं क्या इसमें, तो देख लेते हैं कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में। ये जम्मू कश्मीर में एक दारा है, जयपला दारा। ये सिक्किम, मतलब कि जयपला दारा भी सिक्किम में है, एक और है ना, हाँ यहाँ पे है। जयपला दारा भी ये सिक्किम में पड़ जाता है। नाथुला दारा और जयपला दारा दोनों सिक्किम में पड़ जाता है। और एक ये क्वेश्चन और जम्मू कश्मीर में भी कुछ एक दारा है, बताते हैं। चांगला दारा, जम्मू कश्मीर के कुछ दारा का नाम बताते हैं। जो चांगला दारा है, काराकोरम दारा है, बुर्जिला दारा है और पीर पंजाल दारा है। चार को दारा बता रहे हैं, ये चारों मतलब कि बहुत एग्जाम पॉइंट से बहुत अच्छा है, मतलब कि कभी भी आ सकता है। बुर्जिला दारा भी आ सकता है, जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल भी आ सकता है, चांगला दारा भी है और काराकोरम दारा है। ये जम्मू कश्मीर की चार को दारे हैं। ये जब दारा पढ़ाएंगे ना, तो उस समय आप लोगों को कुछ डिटेल में बताएंगे कि कहाँ कहाँ है, ये मैप के थ्रू बताएंगे। इसमें क्या नर्मदा ताप्ती की द्रोणी के बारे में बताया। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, आप लोगों को अमरकंटक से निकलती है, एमपी के। और 312 किलोमीटर के 1312 किलोमीटर इसकी कितना है, तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई पर भारत भारत में लंबी, मतलब कि ये नदी है। और ये कहाँ गिरती है, तो सूरत के पास कच्छ के रण या खंबात की खाड़ी में गिरती है ये नर्मदा नदी, सूरत के पास। और ताप्ती नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। दोनों नर्मदा और ताप्ती दोनों कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, सूरत के पास है। और ये ताप्ती नदी, अच्छा नर्मदा नदी पे कुछ बांध है, इसको महेश्वर बांध है नर्मदा नदी पे। और इंदिरा सागर भी बांध है नर्मदा नदी पे, इंदिरा सागर बांध है। और कौन सा है, ये इंदिरा सागर और महेश्वर बांध दो है, महेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध। और देखिए इंदिरा इंदिरा गांधी नहर एक है, जो कि कहाँ से निकलते हैं इंदिरा गांधी नहर, तो ये पंजाब राज्य में सतलज नदी से सतलज और ब्यास नदी के जो सम्मिलित है, जो जहाँ संगम होता है, वहीं से हरिके बैराज से इंदिरा गांधी निकलती है। देखिए दो ऑप्शन ये आप लोगों को। नर्मदा नदी पे एक, नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है, तो महेश्वर बांध, इसको इसका नाम लिख देते हैं, बांध है। चलिए ठीक, तो महेश्वर बांध है। हाँ, और एक कौन सा बांध है, नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध। और देखिए एक इंदिरा गांधी नहर है।
ये कहाँ है? तो आप लोगों को पड़ जाएगा, इंदिरा गांधी नहर कहाँ पड़ जाएगी? तो पंजाब में पड़ जाएगा। पंजाब में सतलज और ब्यास नदी के तट पे है। इंदिरा गांधी कहाँ निकलती है? सतलज और ब्यास नदी के संगम पर निकलती है, पंजाब में। और ये हरिके बैराज संगम पर, हरिके बैराज पर, संगम पर हरिके बैराज है, ये बांध बनाया गया है, हरिके बांध है। तो वहाँ से ये इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। और पंजाब को और राजस्थान को अच्छा पानी ये कृषि के लिए अच्छा पानी सप्लाई करती है और देती है, जो कि वहाँ पे कृषि होता है पंजाब में भी और राजस्थान में भी। राजस्थान में सबसे अच्छा, इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा सुविधा मतलब कि मिला है, तो सबसे अच्छा है राजस्थान को, जहाँ की जैसलमेर के आसपास में, मतलब जहाँ जहाँ पे थार मरुस्थल है, मरुस्थल में वहाँ पे तो पानी होता नहीं है। तो पानी के कारण ये इस नदी को बनाया, इस नहर को बनाया गया है कि राजस्थान को सप्लाई किया जाएगा और वहाँ पे कृषि होगी और वहाँ पानी पीने के भी सुविधा को उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस पर्पस ले इस नदी को मतलब कि ये बनाया, इस नहर को निकाला गया है। और ताप्ती नदी है, जो कि ये भी गुजरात में काकापारा बांध तथा ताप्ती नदी पे कौन सा है? तो काकापारा बांध है और इकाई बांध है, उकाई बांध है या काकापारा बांध परियोजना इस ताप्ती नदी पर स्थित है। चलिए इसको देखते हैं कि ताप्ती नदी कहाँ निकलेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है ताप्ती नदी के बारे में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। कुछ नदी के बारे में और दर्रा के बारे में ही पढ़ते हैं कि क्या है। ताप्ती नदी का स्रोत कहाँ है? ताप्ती नदी का स्रोत कहाँ पे है? तो दंडकारण्य से है। तल कावेरी है, तल कावेरी पठार होगा, ये गलत कर दिया है। लिम्बक पठार है। मुल्ताई जगह एक पड़ता है ताप्ती नदी, मतलब कि यहाँ से निकलती है ताप्ती नदी, मुल्ताई से। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई जगह से, एक मुल्ताई जगह है, वहीं से निकलती है। तो बैतुल पठारी के क्षेत्र में मुल्ताई क्षेत्र है, बैतुल पठारी है मध्य प्रदेश में, एमपी में। इसको एमपी लिख दीजिए यहाँ पे, एमपी में, जो कि मुल्ताई जगह है, यहीं से ताप्ती नदी निकलती है। और इसका मतलब कि प्रवाहित है, महाराष्ट्र में है। देखिए एमपी में तो है ही, फिर महाराष्ट्र में है और गुजरात में कहाँ है? तो सूरत के पास ये प्रवेश करती है। ये अरब सागर में खंबाती खाड़ी में ये प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है। यद्यपि प्रद्वीपीय पठार की सामान्य ढलान पूर्व की तरफ होती है, लेकिन फिर भी कुछ नदियां पश्चिम की तरफ बहती है, इनकी पहचान कर। देखिए दो नदी का है, फिर वही है, नर्मदा और ताप्ती के बारे में ही पूछ रहा है। जैसे कि बोल रहा है कि यद्यपि प्रद्वीपीय पठार की सामान्य ढलान पूर्व की ओर है। हमारा ये भारत का चित्र है, प्रद्वीपीय पठार। तो अधिकांश नदी आप लोग देखेंगे कि हम लोग ऐसे ही बहती है नदियां। ऐसे बहती है, अधिकांश नदी ऐसे बहती है, लेकिन दो ही नदी है कि जो कि हमारा कैसे चलती है। तो ये नर्मदा और ताप्ती है, जो कि नर्मदा ऊपर में पड़ जाता है और ताप्ती नीचे में पड़ जाती है, दक्षिण में पड़ जाती है। तो ये नर्मदा और ताप्ती नदी है, जो कि इसके बारे में पूछ रहा है कि जो पश्चिम की तरफ बहती है, इसकी पहचान करें। तो नर्मदा और ताप्ती के बारे में फिर पूछ दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन है ना? हाँ ठीक है।
और ये दोनों नदी एमपी से ही निकलती है। आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि कहाँ कहाँ से निकलती है, नर्मदा और ताप्ती। देखिए और कुछ है, कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कितना किलोमीटर है। तो कावेरी नदी निकलती है आप लोगों को, इसका दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, कावेरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से भी कह सकते हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कर्नाटक से यहाँ से निकलेगी तो मान लीजिए कि तमिलनाडु के उत्तर दिशा, उत्तरी तमिलनाडु में, मान लीजिए कि ये तो उत्तरी तमिलनाडु है, ये दक्षिणी तमिलनाडु हो जाएगा। तो उत्तरी तमिलनाडु में जाके बंगाल की खाड़ी में ये प्रवेश कर जाती है। कावेरी नदी यहाँ से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी कितने, ये करीब करीब है 800 किलोमीटर, इसकी 800 किलोमीटर की क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कौन सा है, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, यांगसू ग्लेशियर से निकलती है। यांगसू ग्लेशियर कहाँ है, तिब्बत में है। और इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो 2929 किलोमीटर है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी 25 किलोमीटर है। इसके 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई। गंगा नदी के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो आप लोगों को बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ निकलती है, यांगसू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से, तो मानसरोवर पड़ता है तिब्बत के पास। आप लोगों को मैप के अनुसार देख लीजिए, किसी भी मैप में देखिए ना, यहीं से निकलती है। यहाँ से ऐसे करके तिब्बत होते हुए और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, तो सांगपो बोलते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं, तो सांगपो बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को दिहांग बोलते हैं, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। और असम में इसको क्या बोलते हैं, इसको असम में क्या बोलते हैं इसको, तो असम में सांगपो बोलते हैं इसको। नहीं सॉरी, एक मिनट, सांगपो कहाँ बोलते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में हाँ ठीक है, तिब्बत में यहाँ पे सांगपो बोलते हैं, यहाँ पे सांगपो बोलते हैं, सांगपो तिब्बत में बोलते हैं। और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं, ठीक है। और असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, असम राज्य में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, असम राज्य में पुत्र बोलते हैं। और बंगाल में जब प्रवेश करती है तो बंगाल में इसको यमुना बोलते हैं। बांग्लादेश में जब प्रवेश करेगी तो बांग्लादेश में इसको यमुना बोलते हैं, यमुना बोलते हैं। बांग्लादेश में कहाँ क्या बोलते हैं, यमुना बोलते हैं। और असम में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं। और तिब्बत के क्षेत्र में क्या बोलते हैं, तो सांगपो बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए ठीक है। और इसको और देखिए, ये तो कहाँ बोलते हैं, बांग्लादेश में इसको यमुना बोलते हैं, यमुना बोलते हैं। और गंगा में जब मिलती है, ये जब यहाँ से हमारा गंगा नदी आती है, प्रवेश करती है, तब यहाँ पे तो गंगा नदी यहाँ प्रवेश करेगी।
चलिए ठीक है। तो यमुना बोल रहे हैं बांग्लादेश में। अब जब गंगा नदी से ये मिलती है तो गंगा नदी से मिलने के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ से इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। पद्मा इसका नाम पड़ जाता है। ये गंगा नदी है, गंगा, ठीक। तो ये आप लोगों को ब्रह्मपुत्र के बारे में समझाया, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। और गंगा नदी के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मतलब कि गिरती है। तो गंगा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी यह इसकी उत्पत्ति दो नदियों के मिलन से बनी है। गंगा नदी जो भी है, गंगा नदी जहाँ है, ये दो नदी के मिलने के बाद ये गंगा नदी बनती है। और इसका संगम देखिए कौन कौन सी नदी है, तो भागीरथी है और अलकनंदा है। भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी ये दो नदी जब मिलेगी और कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है। दोनों नदी कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में। जब देवप्रयाग में दोनों नदी मिलेगी तो इसके बाद ये दोनों नदी मिलने के बाद ये गंगा कहलाएगी। गंगा का यहीं से उत्पत्ति होता है, देवप्रयाग से। देवप्रयाग से भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलेगी तो गंगा की उत्पत्ति होगी। यहीं से गंगा नदी का उत्पत्ति होता है। लोग बोलते हैं कि गंगा नदी शंकर जी के जटा से निकलती है, बट जटा से नहीं निकलती है। देख लीजिए देवप्रयाग से निकल रही है। कैलाश पर्वत में शंकर जी हैं और वहाँ से नहीं है। कैलाश पर्वत यहाँ पे है, कैलाश रेंज। तो कैलाश रेंज वहाँ पे है, तो कैलाश रेंज से नहीं निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो यहाँ से निकलती है उत्तराखंड के। उत्तराखंड से जब दो नदी निकलेगी, भागीरथी और अलकनंदा, और दोनों जाके देवप्रयाग में मिलेगी, तो वहाँ पे गंगा नदी का मतलब कि उद्गम होगा। और इसका बता दिए कि कितना है, 2525 किलोमीटर भारत में लंबाई है गंगा नदी की। और यहाँ पे है एक महानदी। महानदी भी है। तो महानदी की ये महानदी और कृष्णा है। तो महानदी की कुल कितनी लंबाई है, तो 800 किलोमीटर है महानदी की लंबाई। और ये इसका उद्गम कहाँ पे होता है, तो धमतरी जिला है एक छत्तीसगढ़ में। कौन सी है, हाँ धनवंतरी जिला है। धनवंतरी जिला है एक छत्तीसगढ़ में। और धनवंतरी जिला के सिवाहा पर्वत से महानदी का जो कि ये मतलब कि ये क्या बोलते हैं, उद्गम होता है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो छत्तीसगढ़ के धनवंतरी जिला से सिवाहा पर्वत है, वहाँ से होता है। सिहावा पर्वत है, वहाँ से होता है। और कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में महानदी गिरती है। और कृष्णा नदी एक है। कृष्णा नदी की लंबाई ये 1400 किलोमीटर है। और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकलती है, महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के सतारा जिला से निकलती है। और ये भी जाके कहाँ गिरती है, तो आप लोगों को जाके आंध्र प्रदेश होते हुए यहाँ आके बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल को अर्पित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। रेचाना दोआब, अच्छा किन दो नदियों के मध्य स्थित है रेचाना दोआब? झेलम सिंधु चेनाब, रेचाना, रावी और चेनाब। ये चेनाब, ये नहीं है, चेनाब नदी है, ये नहीं है, इसका चेनाब नदी है। रेचाना दोआब। चलिए इसको दोआब के बारे में हम लोग पूछे, दोआब क्या होता है, ये आप लोग पहले पढ़िए कि दोआब क्या होता है। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जैसे कि एक नदी है, एक नदी ये चल रही है और एक नदी ये चल रही है। तो इन दोनों के क्षेत्र में जो
ये सब क्षेत्र जो पड़ रहा है, ये जो क्षेत्र पड़ रहा है इसी को दोआब बोलते हैं हम लोग। ये जो क्षेत्र पड़ रहा है इसको दोआब बोलते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। तो दोआब के बारे में हम समझ गए। और इसका रेचाना दोआब क्या है? तो रावी और चेनाब के बीच का रेचाना दोआब, मतलब दो नदियों के बीच में स्थित है। रेचाना दोआब इसका नाम ही है रेचाना। रचना दोआब, इसको रचना दोआब भी कहते हैं या रेचाना दोआब भी कहते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं। र से रावी और चेनाब से चाना, चेनाब से चाना और र से रावी। तो रावी और चेनाब के बीच की ये रेचाना दोआब पड़ता है। रेचाना दोआब कहाँ पड़ता है? तो रावी और चेनाब के बीच में पड़ता है। और कुछ और अन्य दोआब है जो कि हम आप लोगों को बताते हैं। तो झेलम, सिंधु और चेनाब है। तो देखिए सिंधु और झेलम के मध्य के बीच, सिंधु और झेलम जो नदी है इसको हम लोग हटा देते हैं। तो इन दोनों के बीच के झेलम और चेनाब नदी के बीच के दोआब को क्या बोलते हैं? तो मध्य के इसको क्या बोलते हैं? झेलम और चेनाब नदी के बीच के दोआब को बोलते हैं सिंधु सागर। सिंधु सागर दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सिंधु सागर दोआब बोलते हैं इसको। झेलम और सिंधु नदी के बीच में यदि इसको चेनाब को हटा दिया जाए तो। और चेंज दोआब एक है जो झेलम तथा चेनाब नदी के मध्य है। झेलम और चेनाब नदी के बीच में कौन सा है? तो चेज दोआब है। चेज दोआब है इसके बीच कौन सा है? चेज दोआब है। चेज दोआब है, दोआब है। झेलम और चेनाब के बीच में चेज द्वार है, चेज दोआब है। और गंगा यमुना के बीच में एक बारी दोआब है। गंगा यमुना के बीच के दोआब का अभी नाम नहीं पड़ा है। और एक बारी दोआब है जो कि कौन सी है? ब्यास और रावी नदी के बीच में है। बारी, ब्यास, बारी दोआब है। बारी दोआब है। बारी दोआब किसके किसके बीच में है? तो बारी दोआब है ब्यास और सिंधु रावी नदी के बीच में है। ब्यास प्लस रावी नदी के बीच के दोआब को क्या बोलते हैं? बारी दोआब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? तो चलिए ठीक है, देखिए अन्नामलई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, सुंदरबन और साइलेंट वैली, ये कहाँ है? केरल में है। केरल में है। और केरल कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। और नीलगिरी पहाड़ी भी पश्चिमी घाट में है, ये भी पहाड़ी पश्चिमी घाट में है। अन्नामलई पहाड़ी भी पश्चिमी घाट में है। और एक सुंदरबन है जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, ये पूर्वी घाट में है। पूर्वी घाट में पड़ता है ये। तो आपका आंसर ये हो जाएगा बंगाल सुंदरबन डेल्टा। नाथुला दारा कहाँ अवस्थित है? नाथुला दारा कहाँ अवस्थित है? आप लोग बताइए कि नाथुला दारा कहाँ स्थित है? कौन सा 16 क्वेश्चन है इसमें? और कुछ है क्या पढ़ने के लिए? नहीं, कोई नहीं, वो आगे देख लेंगे, और क्वेश्चन आते रहेगा। नाथुला दारा कहाँ पे है? तो ये नाथुला दारा सिक्किम में पड़ जाता है। आप लोगों को नाथुला दारा कहाँ पड़ जाता है? तो सिक्किम में पड़ जाता है। असम में कुछ दारे हैं कि नहीं है? असम में दारा, चलिए ठीक है। ये इसको तो हम लोग रिपीट कर चुके हैं क्या? शायद इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो इसके बारे में नथुला दारा शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था, वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी इसमें से देखिए, लूनी नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लूनी नदी कहाँ गिरती है। ये क्वेश्चन अच्छा है। लूनी नदी कच्छ खंबात की खाड़ी में। ये लूनी नदी कहीं गिरती ही नहीं है यार, सूख जाती है बीच में ही। तो इसको उपरोक्त में से कोई नहीं। साबरमती नदी में मिलती ही नहीं है। कच्छ की खाड़ी में तो गिरती ही नहीं है। कच्छ के रण में ही ये समाप्त हो जाती है। कच्छ का रण दिया रहता तो ये क्वेश्चन आंसर हो सकता था, लेकिन बट कच्छ की खाड़ी दिया है तो कच्छ की खाड़ी में नहीं गिरेगी। और खंबात की खाड़ी में तो ऐसे भी नहीं गिरेगी। तो लूनी नदी का उद्गम तो राजस्थान में ही हुआ है।
उद्गम राजस्थान का अजमेर जिला से ही हुआ है, और अन्ना सागर के पास और नागा पहाड़ी से हुआ। अन्ना सागर और नागा पहाड़ी के पास लूनी नदी का उद्गम हुआ है, और ये जाके कच्छ के रण में ही, गुजरात के कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है, न कि मतलब कि धीरे 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 जैसे होता है कि अब आगे उसकी औकात नहीं है जाने की, पानी इधर ही सारा सूख गया, तो सूखने के कारण अब ये आगे उसकी औकात नहीं है कि जाके कच्छ के रण में, कच्छ के खाड़ी में गिरे, या किसी मतलब कि अरब सागर में गिरे, तो इसकी औकात नहीं है उतना, तो वो बेचारी पहले ही दम तोड़ देती है। तो इसको दम तोड़ने के कारण ये कच्छ के रण में ही सूख जाती है। तो इसमें ये इसको छोड़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, अच्छा हाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कितनी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कितनी है? सतपुड़ा पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कितनी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कितनी है? तो 1330 है, 1317 है, 1350 है, 1365 है। 1300 इसका 50 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये धूपगढ़ पड़ता है, धूपगढ़, ये धूपगढ़ पड़ता है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कितना है? तो 1350 मीटर है। और ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। ये कहाँ है स्थित है? ये धूपगढ़, सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? तो ये नर्मदा नदी है, और ये ताप्ती नदी है, इन दोनों के बीच में इसका इन दोनों के बीच में आप लोगों को पड़ जाएगा, ये एमपी में ही पड़ जाएगा सतपुड़ा, और महाराष्ट्र में भी पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सतपुड़ा की रेंज है धूपगढ़, और ये बीच में पड़ता है, ताप्ती और नर्मदा के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? देखिए ये बहुत अच्छा है कि गंगा का डेल्टा जो है किस प्रकार का एक उदाहरण है। तो ये पक्षी पंजा डेल्टा है, ज्वारनद मुख डेल्टा है, नहीं ज्वारनद मुखी डेल्टा तो आप लोगों को ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, नर्मदा और ताप्ती। पक्षी पंजा डेल्टा होता है, वो होता है जो कि पक्षियों की जो पंजा होता है, जो कि पैर होता है, वैसे जो नदी, जो भी नदी है जो कि अरब सागर में गिरे, या बंगाल की खाड़ी में गिरे, या और क्या बोलते हैं इसको, कौन सी है, लाल सागर, किसी भी सागर में जो नदी गिरती है, तो या ये किसको बोलते हैं ये, और कोई भी जैसे कि जो भी सागर है उसमें, किसी भी सागर में जब नदी गिरती है तो उसके किनारे कुछ तो डेल्टा बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, धीरे धीरे गिरेगी, धीरे धीरे तिरछी होगी, तो नीचे जाते हुए सागर में, तो उस सागर में जब ऐसे गिरेगी तो कुछ धारा ऐसे जाएगा, कुछ धारा ऐसे जाएगा, कुछ धारा ऐसे जाएगा। तो जैसे कि पंजियों के पैर के अनुसार, जो पंजियों का पैर का जो पंजा बना देगा, पंजियों के पक्षियों के पैर के अनुसार जो चित्र बनाएगा उसे पक्षी पंजा डेल्टा कहेंगे। और ज्वारनद मुख तो ये हमारा गंगा नदी बनाती ही है, लेकिन बट डेल्टा ज्वारनद मुख नहीं बनाती है, ज्वारनद मुख नहीं बनाती है, ये डेल्टा बनाती है। अब चापाकर डेल्टा ये गंगा नदी बनाती है, चापाकर डेल्टा गंगा नदी बनाती है। तो चापाकर डेल्टा वो होता है कि जो पक्षी की नहीं, जो पंखे की तरह होता है, ये कि पंखा जो है कि एक पंखा है चाहे, और उसको क्या बोलते हैं, पंखे की आकार, और इसको क्या बोलेंगे, पंखे की आकार मान लीजिए, पंखे का या चाप का आकार एक बता दीजिए, चाप का आकार जैसे होता है, तो वैसे जो पंखे की आकार या चाप के आकार का जो भी डेल्टा बनता है, उसे उसका जैसे चित्र बनता है पंखे के आकार का, तो उस एक बनाते हैं चित्र, उस आकार के डेल्टा को हम लोग बोलते हैं, कौन से डेल्टा बोलते हैं? तो बोलते हैं चापाकार डेल्टा। तो ये हो गया
ऐसे मान लीजिए कि एक चापाकल डेल्टा है, तो ये ऐसे करके चापाकल डेल्टा का निर्माण होता है। और रंडित डेल्टा एक है, तो इसका आंसर होगा हमारा पक्षी, ये नहीं होगा हमारा आंसर, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। हम लोगों का चापाकल डेल्टा होगा। पक्षी का डेल्टा तो ऐसे होता है, पक्षियों के आकार का होता है, ज्वारनामुख डेल्टा तो है ही नहीं, और ये चापाकल डेल्टा होगा। और कुछ नदियां बनाती है जो कि गंगा जो इसमें शामिल है, तो गंगा के बाद भी डेल्टा और कुछ नदियां बनाती है। हुगली नदी भी बनाती है, मेघना नदी भी बनाती है, भारत में हुगली नदी भी बनाती है, जो कि हुगली नदी है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल में बहती है हुगली नदी। और मेघना नदी के बीच का जो भी ये थी है बनता है, वो चापाकल डेल्टा बनता है। यह विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। ये चापाकल डेल्टा, गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके जो भी डेल्टा बनाती है, वो विश्व का सबसे बड़ा, लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में ये चापाकल डेल्टा, विश्व का गंगा नदी जो बनाती है 1 लाख वर्ग किलोमीटर में ये डेल्टा फैला हुआ है। करीब करीब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही है, चापाकल डेल्टा, जो गंगा नदी बनाती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो मिलकर बनाती है डेल्टा, जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और गंगा नदी बनाती है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और कुछ अन्य नदियां हैं जो कि बनाती है ये, मतलब चापाकल डेल्टा। तो चापाकल डेल्टा कौन कौन? ब्रह्मपुत्र नदी भी बनाती है, नील नदी भी बनाती है, राइन नदी भी बनाती है, बोल्गा नदी भी बनाती है। तो ये सब चीज़ कुछ नदियां हैं, राइन नदी है, नील नदी है, और नील नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और बोल्गा नदी है, लिख सकते हैं आप लोग। और पक्षी पंजा डेल्टा है जो मिसिसिपी नदी बनाती है। ये कौन सी बनाती है? पक्षी पंजा डेल्टा। तो ये मिसिसिपी एक नदी है जो कि ये कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में है मिसिसिपी, ये मिसिसिपी नदी। तो वहाँ ये नदी बनाती है पक्षी पंजा डेल्टा। और आप बताते हैं रुंडित डेल्टा। रुंडित डेल्टा यह तब बनता है जब नदी मुहाने पर जाके, जब पूरा मतलब कि गाद जमाव को रख देती है। मान लीजिए कि जब नदी, जैसे गंगा नदी है या ब्रह्मपुत्र नदी है, चाहे जो कुछ भी है, ये सब नदी जब जितना भी गाद है, कूड़ा है, करकट है, और सब मुहाने पर लेकर जमा कर देती है। और वहाँ से लहर आता है सागर से, और सागर से लहर आता है या ज्वार आता है, भट्ठा आता है, तो वो उस जितना भी जमे हुए पदार्थ है वहाँ पे, तो उसको उठाकर जब लेकर चले जाएगी, तो जो कुछ भी वहाँ बचेगा, मतलब कि सफाई में, तो वहाँ पे उसको रुंडित डेल्टा उसी को रुंडित डेल्टा बोलते हैं। रुंडित डेल्टा उसको बोलते हैं। कोई भी ज्वारनदमुख आया या ऐसी ज्वार आया या भट्ठा आया या लहर आया समुद्र से, तो जहाँ जितना भी वहाँ पे कूड़ा करकट है या गाद है, तो उसको जब बहा के लेकर चला जाएगा वापस, समुद्र अपने अंदर लेकर चला जाएगा, तो वहाँ पे जो डेल्टा बनेगा, जो चित्र बनेगा, उसको बोलते हैं रुंडित डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चारों हम आप लोगों को समझा चुके हैं, तीनों इसमें से। हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रृंखला में, हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काराकोरम श्रृंखला कहाँ पे है? आप लोगों को याद कीजिए, आप लोगों को काराकोरम श्रृंखला कहाँ है? तो पीओके में है काराकोरम श्रृंखला। और काराकोरम श्रृंखला का सबसे ऊंची, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये K2 है, माउंट K2 है। और एक हिमालय तो माउंट किलिमंजारो तो ये अफ्रीका में है। अन्नपूर्णा पर्वत है, ये पड़ जाएगा आपको नेपाल में पड़ जाएगा। और नंगा पर्वत भी पड़ जाएगा, ये आपको अरुणाचल प्रदेश के आसपास नंगा पर्वत पड़ जाएगा, आप लोगों को नागालैंड में पड़ जाएगा, नागालैंड में पड़ जाएगा। तो ये आप लोगों को यहाँ इसका स्थिति बताए कहाँ कहाँ पे है। तो हिमालय के काराकोरम में, पर्वत श्रृंखला में, ये तो अफ्रीका में पड़ जाएगा, अफ्रीका में पड़ जाएगा। और ये अन्नपूर्णा पर्वत पड़ जाएगा नेपाल में, नेपाल और तिब्बत में, दोनों में पड़ जाएगा, प्लस तिब्बत, तिब्बत। और ये पड़ जाएगा अरुणाचल, नागालैंड में, नागालैंड।
और ये पड़ जाएगा, ये काराकोरम श्रेणी का ये भाग है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की बोल रहा है, जबकि भारत में बोलेगा, ये भारत की बोल रहा है। यहाँ पे आप लोग एक बार ध्यान दीजिए, हिमालय की काराकोरम श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन? काराकोरम श्रृंखला बोल दिया ना, यदि भारत की बोलेगा तो भी यही होगा, अब भारत में बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट होगा, कंचनजंगा होगा जो कि सिक्किम के पास है। सॉरी, हम कुछ गलत पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, ये तो सही है, ये तो सही है, ठीक है, ये तो सही है। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। काराकोरम श्रृंखला पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसमें आप लोगों को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हाँ ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अच्छा, और कुछ इसमें देख सकते हैं क्या? इसमें काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है ना, इसमें कुछ और देखते हैं कहाँ पे पड़ता है, मैप के अनुसार कुछ देख लेते हैं कि इसी को खोलते हैं। देखिए ये क्या है, काराकोरम श्रृंखला कहाँ पे है? ये रहा आप लोगों को काराकोरम श्रृंखला, टाइम हो गया। ये रहा काराकोरम श्रृंखला, और यहीं पे इसकी केटू यहीं पे पड़ता है, केटू यहाँ पे पड़ता है, केटू। और इसको 4 भागों में बांटा गया है, आप लोगों को बताएं। शिवालिक रेंज हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, और शिवालिक हिमालय हो गया। तो यहाँ से ट्रांस हिमालय हो गया, उसके ट्रांस हिमालय, ये काराकोरम का ट्रांस हिमालय का ही भाग है काराकोरम। और उसके बाद बृहद हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय। उसके बाद लेजर हिमालय, लघु हिमालय बोल सकते हैं इसको, और या बृहद लघु हिमालय या मध्य हिमालय बोल सकते हैं। और उसके बाद शिवालिक हिमालय, 4 श्रृंखला है। एक ये है काराकोरम, देखिए इसको 4 श्रृंखला में हिमालय पर्वत को 4 श्रृंखला में बांटा गया है, 4 समांतर श्रृंखला में श्रेणी में बांटा गया है। तो पहला है ये है काराकोरम हो गया, फिर दूसरा हो गया 2 ग्रेट हिमालय, उसके बाद तीसरा हो गया लघु हिमालय, ये 3, और चौथा हो गया शिवालिक 4। 4 श्रेणी में हिमालय को हम लोग बांट के रखे हैं, जिसमें किलिमंजारो कहाँ पड़ जाता है? अफ्रीका में पड़ जाता है ये किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका के तंजानिया में पड़ता है। अन्नपूर्णा कहाँ पड़ जाता है? तो नेपाल में पड़ जाता है, अन्नपूर्णा बोले हैं। और नंगा पर्वत पड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है। निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। इसका कितना किलोमीटर है? ये गोदावरी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये है 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये दक्षिण भारत की ये बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, या इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। और ये कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। नासिक जिले के त्रियंबकम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्रियंबकम जगह से निकलती है, त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और कहाँ गिरती है? तो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पालकोंडा पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी। तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, पालकोंडा पहाड़ी भी ठीक है। और जावेदी पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है, तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है ये।
चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु जल संधि 1960 में विनिमय के अनुसार हुई भारत के संधि अच्छा, सिंधु नदी का केवल कितना % पानी उपयोग कर सकता है? तो ये 20% पानी उपयोग भारत कर सकता है, बाकी 80% पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। जब कब समझौता हुआ था ये? तो 19 सितंबर 1960 को हुआ था ये समझौता। 19 सितंबर 1960 को ये समझौता हुआ था। हमारे सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। किसने कराया था? तो वर्ल्ड बैंक ने कराया था। 19 सितंबर 1960 को कराया था। इसमें बताया गया था कि तीन नदी का जो पानी है, कौन कौन नदी है? तो तीन नदी का जो पानी है, तो हम लोग देखिए, तीन नदी का जो पानी है वो कौन कौन रखेगा? तो कौन रखेगा? तो ये भारत रखेगा और 80%, और तीन नदी का पानी 80% कौन रखेगा? तो पाकिस्तान रखेगा। तीनों तो 6 नदी में से 6 नदी का हम नाम बताते हैं। उस समय कौन कौन प्रधानमंत्री थे? तो 1960 में कौन थे प्रधानमंत्री? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अयूब खान थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अयूब खान थे। इसमें 3 पूर्ववर्ती नदियां हैं, तो 3 पूर्वी नदियां हैं। जो 3 पूर्वी नदियों का पानी जो कि भारत रखेगा, भारत यूज करेगा, जो ब्यास है, रावी है, सतलज है। ब्यास, रावी, सतलज का नियंत्रण भारत का रहेगा। और तथा 3 नदियां हैं जो पश्चिमी है, जो 3 नदियां हैं, जो 3 नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो कि उसका नियंत्रण किसका रहेगा? तो पाकिस्तान का रहेगा। तो सिंधु है, चिनाब और झेलम है। सिंधु, चिनाब और झेलम का पाकिस्तान का नियंत्रण रहेगा। और रावी, सतलज और ब्यास का रहेगा भारत का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काली सिंधी नदी निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आप लोगों को पड़ जाएगा काली सिंध नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। और सी इसका आंसर होगा, सिंधु नदी की सहायक नदी है। नहीं, सिंधु नदी की सहायक नदी है। 1 मिनट रुकिए। काली सिंध नदी, हाँ सिंध नदी, ठीक है। काली सिंध नदी, यमुना, काली नदी, हाँ ठीक है, कोई नहीं। सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसको देखिए, हमको कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को हम कल एक बार देखते हैं कि कल क्या इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़ते हैं। थोड़ा सा हमें भी कंफ्यूज हो रहा है। गलत बताने से कोई फायदा है नहीं। गलत बताने से, एक गलत किसी का क्वेश्चन हो गया, रिजल्ट नहीं आया, तो फिर मैं अपना ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ। इसको छोड़ते हैं। इसको हम कल बताएंगे आप लोगों को कि काली। और 25 में देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? तो जलोढ़ मृदा का है। इसमें क्या है? जलोढ़ मृदा है। भारत में किसका है विस्तार? तो जलोढ़ मृदा का है सबसे ज्यादा विस्तार। किसका है? तो जलोढ़ मृदा का विस्तार है सबसे ज्यादा। हाँ ठीक है। वो क्वेश्चन जो हम बताए हैं वो करीब करीब काली और सिंध नदी, देखते हैं कल, उसको देखते हैं कि क्या 25 नंबर क्वेश्चन है ये। हाँ ठीक है। भारत के निम्नलिखित में किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? तो जलोढ़ मृदा का है, लेटराइट मृदा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, जलोढ़ मृदा। चलिए ठीक है, थैंक यू इसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करते हैं। या तो कल छुट्टी होगी तो ठीक है, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कल आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर आएँ। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको कोशिश कीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं समझ में आया। जो जहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा आप लोग बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को फिर से आप लोगों के सामने डिटेल समझाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।